अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मेरे पास गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से कुछ सवालात मौसूल हो रहे थे, गो के मैंने सोचा था कि आज का जो प्रोग्राम होगा दूसरे मौज़ू पर होगा, लेकिन मेरे पास इतने सवालात आए तो मुझे अपना मौज़ू तब्दील करना पड़ा। और मैं चाहूँगी कि जो-जो मेरे पास सवालात आए हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से, वो मैं ज़रूर उनके जवाबात हत्तुल इम्कान दे सकूँ। दरअसल हो ये रहा है कि समर आ रहा है, हम सबको पता है कि कोविड है, लेकिन जिन लोगों को शादी करने के लिए जाना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हवाले से इस वक़्त बात कर रही हूँ ज़्यादा, इंडिया, पाकिस्तान जहाँ पर भी, तो उनके लिए बहुत सारे सवालात मेरे पास आते हैं कि नंबर 1 तो सवाल जो है वो ये है कि क्या इमिग्रेशन खुली हुई है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से? और ऐसा तो नहीं है कि अभी उस पे कोई बंदिश लगा दी है, क्योंकि जैसा कि आजकल सभी देख रहे हैं कि जो इनसाइड कनाडा लोग हैं, उनकी इमिग्रेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इवन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, वो भी इनसाइड कनाडा है, जो अभी भी 90,000 का पाथवे जो आज से शुरू होगा 12 बजे, वो भी इनसाइड कनाडा में जो लोग वैलिड स्टेटस रखते हैं, उनके लिए है। तो लोगों के ज़हनों में ये सवालात उभर रहे हैं, क्या जो ओवरसीज़ हैं, उनकी एप्लीकेशंस को क्या रोक दिया गया है या उन पे ताख़ीर होगी? तो मेरा जवाब ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फैमिली रियूनिफ़िकेशन जो है वो बहुत अहम है इमिग्रेशन के लिए, कि जो कैनेडियन सिटिज़न्स और पीआर्स हैं, परमानेंट कार्ड होल्डर्स, उनके जो बीवी, बच्चे, उनसे रियूनिफ़ाई करना अहमियत रखता है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, बल्कि एक अच्छी बात ये बताऊँ कि जो एप्लीकेशंस मैंने 2020 में जो दाखिल की थी, उनमें थोड़ी-सी ताख़ीर हो रही है, लेकिन इस साल की शुरुआत में जो एप्लीकेशंस स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से जमा कराई गई थीं, उनमें काफ़ी तेज़ी आई है। उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तमाम स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशंस यूके जाती थीं, लंदन के जो वीज़ा ऑफ़िस है उसमें। अब क्या है कि दूसरे, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन काम हो रहा है, तो लंदन यूके वीज़ा ऑफ़िस ने अपना बोझ हल्का करने के लिए दूसरे जो वीज़ा ऑफ़िसेज़ हैं, जैसे कि मेरी कुछ फ़ाइल्स जो है ऑस्ट्रिया वियना में शिफ्ट हो गई, उनकी वहाँ पे हो रही है प्रोसेसिंग, तो उससे काफ़ी तेज़ी आई है काम में। तो फ़िक्र नहीं करें, बिल्कुल स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का काम पहले से ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ठीक है? एक तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो मैंने कहा इसकी मैं ज़रा तफ़सील से एक्सप्लेनेशन कर दूँ। दूसरी टाइमलाइन्स के बारे में सवालात होते हैं कि ठीक है, हमने एप्लीकेशन जमा करा दी, अब वक़्त कितना लगेगा? वक़्त के बारे में ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि जो ओवरसीज़ वीज़ा ऑफ़िसर्स हैं, वो दूसरे जहाँ पे क्राउडिंग है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस की, उनका बोझ हल्का कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि काम में इंशाल्लाह तेज़ी आएगी, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन मिनिस्टर के लिए और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है कि जो कैनेडियन सिटिज़न्स हैं या पीआर्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस को बिल्कुल प्रायोरिटी दी जाए और उनके मियाँ-बीवी, बच्चे, उनकी फैमिलीज़ को जल्द से जल्द कनाडा में रियूनाइट किया जाए। तो ये उसका जवाब था। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मेरे पास सवाल आते हैं, क्योंकि नाज़रीन, आपको शायद इल्म हो या ना हो, मैं उर्दू से इंग्लिश सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेटर भी हूँ। तो अक्सर जो बातें मेरे पास आती हैं वो ट्रांसलेशन के हवाले से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, और मैं इनका तर्जुमा करती हूँ, निकाहनामा हुआ या बर्थ सर्टिफ़िकेट हुआ या नादरा के नेशनल आईडी कार्ड हुए या फैमिली रजिस्ट्रेशन हुआ या मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके हवाले से मेरे पास काफ़ी तर्जुमे के केसेस आते हैं। और जब उन लोगों को पता चलता है कि मैं इमिग्रेशन का काम मेरा ज़्यादा पहले से मैं कर रही हूँ बनिस्बत ट्रांसलेशन के, तो वो मुझसे सवाल करते हैं, और उनमें कई सवालात तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं दंग हो जाती हूँ ये सुनकर कि ये कैसे ऐसा हो गया। इमिग्रेशन में भी ज़ाहिर है कई कई शाखें हैं। मेरा जो फ़ोकस रहा है गुज़िश्ता 25-26 साल से, वो रहा है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, नंबर 2 जो है वो एचएनसी और रेफ्यूजी क्लेम्स। ये 3 चीज़ें हैं जिन पे मैंने ख़ास फ़ोकस किया है। और मेरा
जो फ़ोकस ज़्यादा एक्सप्रेस एंट्री वग़ैरह पे इसलिए नहीं रहा है कि हमारे माशाल्लाह जो पढ़े-लिखे कैंडिडेट्स हैं, उनको सिर्फ़ थोड़ी-सी गाइडेंस चाहिए, बाकी तो काम खुद करते हैं। तो वो मेरी सच बताऊँ, वो मेरी कभी भी इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस एंट्री के जब इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बाद से मोस्टली ऑनलाइन आजकल के बच्चे खुद इतने होशियार हैं माशाल्लाह, उनको सिर्फ़ थोड़ी गाइडेंस चाहिए कि ऑक्यूपेशन के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, बाकी माशाल्लाह से हमारे बच्चे जो हैं वो खुद कर लेते हैं। तो मेरा फ़ोकस ज़्यादा स्पाउसल पे रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने 2000 नहीं 1995 से लेकर अब तक हर तरह के स्पाउसल केसेस देखे हैं, सिंपल भी देखे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी देखे हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी देखे हैं। यू नो मैं कह सकती हूँ मैंने हर तरह के सिनेरियोज़ देख लिए हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ किया भी है। तो जब मेरे पास ट्रांसलेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो लामोहला मैं उनसे सवाल करती हूँ कि अच्छा आपने फ़ाइल जमा करा दी है? तो कहते हैं जी जमा करा दी है लेकिन अभी हमारे जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा है कि ओह ये दोबारा से माँगे गए डॉक्यूमेंट्स। तो मैं उनसे सवाल करती हूँ क्यों पहली दफ़ा नहीं जमा कराए गए? तो मुझे जवाब ये मिलता है कि नहीं उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन मेरे ज़हन में ये बात आई कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि जब आपको पता है कि हर मुल्क के हिसाब से एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है। मेरे पास पाकिस्तान के हिसाब से एक मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, इंडिया के लिए मुख्तलिफ है, यूके के लिए डिफरेंट है, यूएस के लिए डिफरेंट है, क्योंकि हर मुल्क के हिसाब से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है और फॉर्म्स भी अलहदा होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए 3 फॉर्म्स सेपरेट हैं जो कि और यूएस के लिए नहीं है, राइट? तो मकसद ये है मेरा कहने का कि अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि वो ख़ास फ़ॉर्म जो पाकिस्तान के हवाले से हैं, वो जमा भी नहीं कराए जाते और वो उस पैकेज में होते ही नहीं जो स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेज सबके लिए है, लेकिन ख़ास फ़ॉर्म्स जो हैं, उनका होना ज़रूरी है वरना आपकी फ़ाइल R10 जो कि कंप्लीशन का जो रेगुलेशन है, उसके हिसाब से अगर चेक होगा तो वापसी हो सकती है, फ़ाइल रिटर्न हो सकती है और उसमें ताख़ीर होगी, जो कि किसी को भी नहीं चाहिए। सबको ये चाहिए कि जल्द से जल्द हमारा काम जो है मुकम्मल हो, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो और हमारे हस्बैंड या वाइफ्स या हमारे शौहर या बीवी और बच्चे अगर हैं, तो वो जल्द से जल्द हमसे कनाडा में आ मिलें और हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हो कनाडा में। तो ये मुझे थोड़ा-सा कहना था, ठीक है? और तर्जुमे के हवाले से मैं ये भी कहूँगी कि जो नादरा के डॉक्स हैं उद आपने देखा होगा कि चाहे वो बर्थ सर्टिफ़िकेट हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन हो और चाहे वो बर्थ सर्टिफ़िकेट हो, आजकल तमाम डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटराइज़्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आधे उर्दू, आधे इंग्लिश में होते हैं। उनके हवाले से मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आती हैं, काफ़ी तर्जुमे मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि आधा इंग्लिश में लिखा है और आधा उर्दू में क्योंकि हम लोग उर्दू भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी भी। लेकिन अगर वियना में कोई ऑफ़िसर बैठा हुआ है, उसको एक शुबा हो सकता है कि ये क्या पूरी चीज़ मुकम्मल तौर पर हुई हुई भी है कि नहीं क्योंकि उस डॉक्यूमेंट पे कहीं पर भी नहीं दर्ज है। आप देखेंगे उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी दर्ज नहीं है कि तमाम जो उर्दू में लिखा है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में भी दी गई है। तो अक्सर इस तरह के जब तराजिम मेरे पास आते हैं तो और क्लाइंट्स आते हैं तो मैं कहती हूँ कि बेहतर यही है कि आप मुकम्मल तौर पर एक सर्टिफ़ाइड तर्जुमा करा लें ताकि किसी के ज़हन में ये सवाल आए ही ना कि ये मुकम्मल है कि नहीं डॉक्यूमेंट और तर्जुमा पूरी चीज़ का हुआ हुआ है कि नहीं। ये मेरी राय है, लोगों की राय से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एज़ अ सर्टिफ़ाइड उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेटर ये मेरे पास रोज़ाना के हिसाब से क्लाइंट्स आते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो कंसल्टेंट्स हों, उनके पास फ़ाइल जब जमा करा चुके होते हैं, तो वीज़ा ऑफ़िसर माँगता है कि ओह! इसका तर्जुमा आप करा के लाओ, ठीक है? तो ये मुझे थोड़ा-सा इस बारे में बताना ज़रूरी था, ठीक है? अब लॉजिकली तो देखा जाए तो ज़ाहिर है उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ, दोनों बिल्कुल वही मालूमात उर्दू में भी है, वही इंग्लिश में भी है। लेकिन अपनी फ़ाइल को जेopardy में क्यों डालें, एप्लीकेशन को जेopardy में क्यों डालें? क्योंकि किसी को भी ताख़ीर चाहिए ही नहीं। जैसे ही फ़ाइल जमा होती है, ज़ाहिर है मेरे भी जो क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं अब और कितना वक़्त लगेगा और कितना वक़्त लगेगा? तो ज़ाहिर है ये बहुत अहम चीज़ है, इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरी समझ में ये बात आती है कि हाँ, ये बात सेंस बना रही है,
تو میرا مشورہ یہی ہے کہ تمام ڈاکیومنٹس کا ترجمہ کرانا ضروری ہے، اور مکمل طور پر فائل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ اب آج جو 12 بجے ایک نیا پاتھ وے کا جو اعلان کیا گیا تھا 14 مئی کو، تو اب اس کے حوالے سے 14 اپریل کو، اور آج مئی کی 6 تاریخ ہے، آج یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے 12 بجے، بلکہ ابھی شروع ہو چکا ہے، اور لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس کا جلد از جلد UCI نمبر آئے، اور دیکھتے ہیں یہ والا پروگرام کیسا کامیاب رہتا ہے، اور جو پیرنٹل گرینڈ پیرنٹل جو پروگرام تھا اس کی طرح سے آئی ہوپ کہ اس میں گلیچز نہ آئیں، تو ان لوگوں کو میں گڈ لک کہتی ہوں جن کا آج اس پاتھ وے میں جو اسینشل ورکر ہیں یا ورکرز ان کینیڈا یا اسٹوڈنٹس ہیں یا کوبیک کے حوالے سے، میں ان کو کہتی ہوں آپ کو گڈ لک، اور نیک تمنا ہے میری کہ آپ کا اس میں انتخاب ہو جائے اور آپ اس میں کامیاب ہوں، آمین۔ دوسری بات جو ہے رمضان کے حوالے سے کہوں گی، رمضان آیا بھی اور رمضان چلا گیا، ہر طرف شور ماتم بپا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے جب میری اگلی دفعہ ملاقات ہوگی تو ہم لوگ عید منا رہے ہوں گے، جتنے بھی مختصر طریقے سے، جیسے بھی جو گورنمنٹ کی ریسٹرکشن ہے ان کے حوالے سے اور ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو محفوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ عید منائیں گے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بہت بہت رمضان کی سعادتیں نصیب ہوں، لیلۃ القدر کی سعادتیں نصیب ہوں، اور آپ کی جو جو دعائیں ہیں، دلی مرادیں جو آپ کی جائز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ عید منائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں بھی مبارک کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔